तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सच में बहुत ही भयानक है और सच में आपको रात को जागने पर मजबूर कर देगी। आपको नींद तक नहीं आएगी इसको सुनने के बाद। और यह कहानी मेरे एक दोस्त जैसी की है, जिसका पूरा नाम जैसिका है, जिसने अपने मालिक को पागल बना दिया। और फिर खैर सुनते जाइए आगे कहानी में क्या होता है। मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ जैसी। और पिछले 5 साल से जैसी फिशरी बार में काम करती है, जिसके बॉस का नाम जैफ है, जो वहाँ पे बॉस है। दोस्तों, फिशरी बार हमेशा सही बहुत गंदी जगह रही है, लेकिन वो इतनी भी गंदी नहीं थी। बस वह एक बेंचमार्क बन गया था कि वह एक गंदी जगह है। अगर कोई बार नीचे स्तर में गिना जाए तो वह फिशरी बार था सबसे नीचे। लेकिन कुछ समय से वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आने लगी थी और बहुत बदतमीज लोग आने लगे थे, बहुत गंदे लोग आने लगे थे। लेकिन अब सच में फिशरी बार का माहौल ऐसा हो गया था कि अगर कोई फिशरी बार में जाए तो उसको महसूस होए कि हम सच में कितनी गंदी जगह पर आ गए हैं, और वह एक डर्टी डेंजरस जगह बन गई थी। और जेफ भी यह सोचता था कि इसको कैसे सही किया जाए, कोई समाधान नहीं था और जेफ को कुछ समझ नहीं आया था। इस समस्या के लिए उसने एक भरवा रैकून खरीदा जेफ ने बाजार से, और उसे शराब की शेल्फ के ऊपर ऊंची वाली जगह पर रख दिया, जो शराब की टेबल होती है और ऊपर के खाने होते हैं जिनमें वाइन्स रखी रहती हैं। तो जैसी ने पूछा कि आप यह रकून क्यों लेकर आए हैं। तो रोबर्टो ने कहा कि यह हमारा एक नया दोस्त है जिसका नाम रोबर्टो है। जेफ की यह बात सुनकर जैसी को भी अजीब लगा कि एक मरा हुआ रकून आप यहाँ लेकर आए हैं और फिर उसे ऊपर क्यों रख रहे हैं। तो रोबर्टो ने कहा कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं ये अपनी जो हमारी समस्या है उसे सुलझाने के लिए लाया हूँ। और रोबर्टो जो है एक हमारा साथी है। जेफ मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वह उसकी मुस्कुराहट थी। और रोबर्टो एक मरा हुआ रकून था। तो मैं भी समझ नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा ठीक है, शायद मैं अपनी बात साफ नहीं कर पा रही हूँ। जेफ, तुमने उस मरे हुए रकून को क्यों खरीदा है। जेफ ने अपनी आंखें मिचकाई और रोबर्टो द रकून को घूरने लगा। मैं देख सकती थी कि उसके दिमाग पर कुछ घूम रहा है और यह उन शैतान पंछियों से निपटने में मदद करेगा जो मेरे बार को बर्बाद कर रहे हैं, यह जेफ ने कहा। और वह थोड़ी देर सोचने लगा। मैंने फिर से पूछा कि यह आपकी कैसे मदद करेगा, यह तो एक मरा हुआ रकून है। तो जेफ ने एकदम से चिल्ला कर कहा कि मुझे नहीं पता यह कैसे करेगा, पर इसने मुझे कहा है कि यह मेरी मदद करेगा। तो मैं बोलने लगी कि भरवा रैकून ने तुमसे कहा ये बात। जीसस क्राइस्ट, वह लगभग चिल्ला रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी हाथ हिलाते हुए जैसे कोई पागल भिखारी भूत से लड़ रहा हो ऐसे करते हुए, इतनी मारना बंद करो, मेरी नकल करना बंद करो, यह कहने लगा। अब मैं भी बार में खड़ी थी और मैं देखने लगी। तभी जेफ ने कहा यह मेरा रकून है और मैं कह रहा हूँ कि यह यहीं रहेगा और कोई सवाल नहीं, समझी। तो मैं यह सोचने लगी कि चलो जो भी है, कि मैं एक यहाँ पर सिर्फ काम करने वाली हूँ जो बार में काम करती हूँ। जैक डैनियल ने एक बोतल उठाई और ज़मीन पर फेंक मारी। विस्की और कांच के टुकड़े हवा में थे। मैंने वह आवाज़ निकाली जो शायद डरे हुए सुअर निकालते हैं। जैक मुझे घूरता रहा और तेज सांसों से, खुदरी हुई सांसों से और बहुत तेज आवाज़ में बोला, रोबर्टो रहेगा। उसने कहा। उसका चेहरा कांप रहा था और लाल था। और फिर वह पार्किंग लॉट में भाग गया। मैंने सोचा कि चलो जो भी है, वह वहाँ का मालिक है तो वह वहाँ पे रह सकता है। कुछ रातों बाद हमारे पास गधे, जो बहुत ही बेकार व्यक्ति होते हैं, एक बाइकर गैंग और कुछ उसके आदमी गैंग, जो कि हमारे बार में आए। वह एक दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे कि वह बहुत बड़ी गैंग है, लेकिन उनको देखकर नहीं लग रहा था कि वह किसी ड्रग्स डीलर या फिर किसी बड़ी नेशन से उनका पंगा पड़ा है या फिर किसी बड़ी उससे में जुड़े हुए हैं। वह सिर्फ नॉर्मल बंदे लग रहे थे, लेकिन वह अपने आप को एक गैंग दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी जैकेट पर भी कुछ टैटूज थे और वह बुली बनने की कोशिश कर रहे थे। वह लोगों को जैसे वह चलते रहे और किसी को कंधा मारना और बुली करना कि, और सॉरी भी नहीं मांग रहे थे, कि जैसे कि वह बहुत बड़े बाइकर गैंग्स है और वह टक्कर मारकर चल रहे थे और जोर से चिल्ला रहे थे, आसपास देख रहे थे, ताकि लोगों को पक्का हो जाए कि वह लोग उन्हें सुन रहे हैं और वह बाइकर गैंग है। उनका लीडर एक ऐसा आदमी था जो मुझे लगता था H&R ब्लॉक में काम करता होगा, और उसकी लेदर वेस्ट और पैचेज नहीं थी। H&R बाइकर बार बार काउंटर के पीछे आकर खुद को सर्व करने की कोशिश कर रहा था।
तो मैंने भी सोचा कि यह खुद बार के पीछे क्यों आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप सर यहाँ पर नहीं आ सकते, कृपया करके आप बाहर खड़े हो जाएं और मैं आपको सर्व करती हूँ। लेकिन अचानक बाइकर के लीडर ने कहा कि मैं यहीं पर खड़ा हूँगा, और उसने अपनी शर्ट उठाई और उसकी जो पैंट की साइड में एक बंदूक लगी हुई थी। तो मेरी आवाज़ कसमकस वहीं पर चुप हो गई और मैं हक्की बक्की रह गई और मेरी आवाज़ नहीं निकली। तो मैं चुपके से खड़ी रही। तभी मुझे एहसास हुआ कि जेफ को भी कुछ महसूस हो गया है और जेफ अंदर ऑफिस से बाहर आता है। मुझे लगता है कि जेफ ने कुछ गड़बड़ नोटिस कर ली थी, क्योंकि वह वहाँ का बॉस है। वह मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखा, जो कि अनयूजुअल था। मतलब जेफ ऐसा नहीं करता है, वह फिजिकली कुछ भी टच नहीं करता है। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है। मैंने अपना सिर हिलाया कि आंखों को कांटेक्ट अवॉइड करते हुए कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं झूठ बोल भी नहीं पा रही थी, मैं झूठ बोलना भी नहीं चाहती थी। तो मैंने आंखों को अवॉइड करते हुए उनको समझाया। तभी भी मैं बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। फिर एक रेगुलर कस्टमर जो हमारे पास सब हमेशा से आता है, हैंक, वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके दांत गायब थे। वह हमारे पास आता है और वह उसने झुककर जेफ से कहा कि आप यहाँ पर देख रहे हो जो एक आदमी है, उस बाइकर्स में उसके पास बंदूक है। जेफ ने पूछा किसके पास। तो हैंक ने कहा जो वह मोटा सा व्यक्ति है जो उनका लीडर है, जिसकी पेट निकला हुआ है, उसकी पतलून में एक बंदूक है। जेफ ने कहा समझ गया, मुझे कुछ सोचने दो, मैं कुछ करता हूँ। उसने कुछ फ्रेंच भाषा में बोला, क्यू ले ग्रांड रैशनल लिव्योर नोइस गाइड। हैंक और मैं एक दूसरे को देख रहे थे कि यह क्या बोल रहा है। हम दोनों ही कंफ्यूज थे जब जेफ ने फ्रेंच में कुछ बोला, खासकर जब वह फ्रीडम फाइटर का सपोर्ट करता था। और फिर जेफ अपने ऑफिस में वापस चला गया। हम चुप रहे। यह क्या बात थी, मैंने हैंक से पूछा। हैंक ने कंधे उचकाए और अपनी बियर सिप पीने लगा और बोला कि मुझे भी समझ नहीं आया कि जेफ ने फ्रेंच में क्या बोला। फिर थोड़ी देर बाद ही जेफ तुरंत ऑफिस से बाहर आता है और वाइन का काउंटर है उस पर चढ़ता है और जेब से अपनी एक पिन निकालता है और वह जो मरा हुआ रकून है उसकी चेस्ट में उसको पिन को डाल देता है। सिल्वर की वह पिन थी। फ्रेंच भाषा में कुछ बोला, ग्रैंड रेशन लैब्यो डोने द मासूस सांग, महान रकून अपने खून का ज्ञान दे दो। फिर उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर वह पिन रकून के चेस्ट से निकालकर अपनी जीभ में डाल दी और फिर वह काउंटर से नीचे उतरा। मैं और हैंक हक्के बक्के रह गए और एक दूसरे को देखते रहे। यह सच में हमारे चेहरे पर एक अलार्म था कि यह क्या हो रहा है। जेफ बैक बार में नीचे उतरकर खड़ा हो गया और उसने अपनी जीभ से जैसे ही पिन निकाली और पिन निकालकर अपनी जो वॉच थी उसमें डाल ली। और तभी जेफ की जो ठोडी थी उससे खून बह रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई वैम्पायर हो, और हेलोवीन वैम्पायर। और वह चैन बाइकर और हैंचमैन की उस टेबल के पास जाता है जहाँ सभी बाइकर गैंग्स बैठे थे और उनका एचएंड बाइकर का लीडर भी बैठा था। एचएंड बाइकर ने जेफ की तरफ देखा। तुम्हें क्या चाहिए, जेफ से पूछा। जेफ की हिंसा, स्पीड और पावर ने स्पीड सबको स्टंट कर दिया। उसने इतनी ज़बरदस्त हथेली बनाई और ऐसा दुख उसको मारा, ऐसा उसके चेहरे पर मारा। जो बाइकर का लीडर था वह वहीं पर तुरंत ही टेबल पर गिर गया और अचानक ही उसकी जेब से जो उसकी पिस्टल थी वह जेफ ने निकाली और उसको रिलोड किया और उसकी बाइकर लीडर की जो कनपट्टी थी उस पर वह गन लगा ली। हम जेफ बहुत ही देखने में भयानक लग रहा था। हैंक और मैं हक्के बक्के रह गए और वह सब कुछ हम देख रहे थे। तभी साई भी बाइकर गैंग्स ने अपने हाथ उठाए और वह अपनी पिस्टल लेने के लिए हाथ बढ़ाने लगे अपनी पॉकेट की तरफ। तभी जेफ ने कहा कि जिसने भी अपनी पिस्टल को टच किया या फिर मूवमेंट करने की कोशिश की तो मैं तुरंत उसकी कनपट्टी पर गोली मार दूंगा। और यह सुनकर सब में डर पैदा हो गया। सभी बाइकर गैंग को यह लग रहा था कि वह रियल में गोली चला देगा और इससे सभी हक्के बक्के रह गए। सब ने कोई मूवमेंट नहीं की। सबके फोरहेड पर, सभी के माथे पर पसीना दिख रहा था कि शायद सच में गोली चल सकती है। और जेफ ने गन की जो पिस्टल थी वह बहुत ही टाइट हाथों से पकड़ी हुई थी और उसका जो ट्रिगर था वह सच में लग रहा था कि वह उसको दबा देगा।
जैसे ही हल्का सा एक बाइकर हिला तो जेफ ने तुरंत 2-3 राउंड टेबल के बीच में फायर कर दिए, जिससे सब के सब एकदम वहीं पे जाम हो गए। तो कोई भी कहीं से भी टच नहीं करेगा किसी भी चीज़ को, जेफ ने कहा कि तुम रोबर्टो के मंदिर को बर्बाद कर रहे हो और मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। तुम यहाँ पर हिंसा फैला रहे हो, तुम रोबर्टो के मंदिर को ख़राब नहीं कर सकते। रोबर्टो रकून था। तो सभी बाइकर्स एक दूसरे को चेहरे को देखते हैं और वह आपस में कुछ इशारों से बात करते हैं, जैसे वह डर गए हो और वह या फिर वह कोई मूवमेंट की प्लानिंग कर रहे हो। जेफ ने क्रेजी सी आवाज़ दी और एक सीटी लगाई और फिर कहा कि मैं तुम सबको यहीं पर मार दूंगा और तुम कोई भी अगर हिले, अगर तुमने कुछ किसी से खुद भी बात की। तभी 1 मिनट बाद पिस्टल की ग्रिप जो थी वह जेफ के हाथ में बहुत टाइट थी और बाइकर्स ने कहा कि हम जा रहे हैं, आप हमें जाने दो और हम उठकर निकल जाएंगे। हम आपकी जो भी परेशानी हुई उसके लिए सॉरी मांगते हैं। बाइकर्स गैंग बहुत ही डर गई थी। तभी जेफ ने कहा कि तुम उसके मंदिर को बर्बाद नहीं कर सकते और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम बहुत ही गंदे लोग हो और तुम्हें यहाँ पर कोई काम नहीं है। और वह एक बार फिर हवा में फायर करते हुए चिल्लाया। सभी बाइकर्स गैंग डर गए और बोले हम समझ गए सर, अब हम प्रॉमिस करते हैं, हम समझ गए, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। जेफ इस पर कंसिडर रहा और उसने फाइनली जो बंदूक की ट्रिगर पर कसी थी वह ढीली की। तो सभी बाइकर्स गैंग वहाँ से बाहर निकल गए माफ़ी मांगकर। और फिर जेफ ने भी उन्हें कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और रकून या फिर जो भी हमारे वे हैं रोबर्टो में आपको माफ़ करते हैं और तुम्हारे सपनों को सच करेंगे। और फिर बाइकर्स वहाँ से चले गए। जेफ भी अपने वो ऑफिस में वापस लौट गया। रात को बार बंद करने से पहले उसने चेक किया कि वह अपनी चेयर पर सो रहा था। अगले कुछ हफ्ते मेरे बॉस का बिहेवियर बदल गया। वह दिन पर दिन थोड़े से एंग्री मिजाज हो गए और वह एक बार फिर से मेरी शिफ्ट बार खोलने की थी तो मैं अंदर गई। जेफ अपने घुटनों पर रोबर्टो की सामने सिर झुकाए कुछ प्रे कर रहे थे। मैं हचकी बचकी रह गई। मैंने देखा कि अब जेफ रोज ही रोबर्टो के सामने प्रे करते हैं और झुक के और फ्रेंच भाषा में कुछ बोलते हैं, जो मुझे कुछ खास समझ नहीं आता था कि वह क्या बोलते हैं। लेकिन जो भी जेफ कह रहा था, वह जो भी जेफ कर रहा था वह सब काम कर रहा था। अब जो बार है वह दोबारा फिर से होने लगा था। अब वहाँ पर गंदे लोग नहीं आते थे और भीड़ भी आनी बेकार थी, कम हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे जेफ ये चीज़ें करता जा रहा था और वह फिस्क्री बार को साफ करता जा रहा था, पब्लिक भी थोड़ी कम होती जा रही थी, जिससे कि वह उसका पागलपन जेफ का बढ़ता जा रहा था और वह पागलों की तरह व्यवहार करता था। मेरे फ़ोन ने मुझे जगाया एक दिन कि यह मेरा डे ऑफ था। मैं लेट सोना चाहती थी, लेकिन एक दिन आंटी से बर्थडे का प्रेजेंट एक्सेप्ट कर रही थी और मुझे डिलीवरी ड्राइवर की कॉल एयर आउट रखना था। मैंने अपने फ़ोन को देखा, उसने मुझे बताया कि यह मॉर्निंग के 4 बजे हैं। जेफ कॉल कर रहा था। मैंने आंसर किया हाँ। मुझे लगा कि इस समय सर फ़ोन क्यों कर रहे हैं बॉस, और 4 बजे हैं सुबह के। तभी जेफ ने कहा कि उसे इमरजेंसी है और वह हमें कुछ दिखाना चाहता है और कृपया करके नीचे आओ। मैं हक्की बक्की रह गई कि जेफ मुझे इस समय क्या दिखाना चाहता, लेकिन उसकी आवाज़ सच में दुख भरी थी। तो मुझे लगा कि शायद कुछ तो ऐसा है कि जो सर हमें दिखाना चाहते हैं। तो मैं नीचे चली गई। तो मैंने जेफ को कहा कि मैं बस 1 मिनट, मुझे कपड़े पहनने दो, मैं अभी नीचे आती हूँ। तो जेफ कहने लगा कि मैं भी आप गाड़ी लेकर बस तुम्हारे घर के सामने पहुँचाता हूँ, जल्दी तुम नीचे आओ। तभी मैंने कपड़े पहने और मैं नीचे चली गई और जेफ की गाड़ी में बैठ गई। जेफ कहने लगा कि हम कोई ड्राइव पर जा रहे हैं और अपनी सीट बेल्ट लगाओ। तो मैं बैठ गई। तभी जेफ गाड़ी चलाने लगा और जेफ उसके बाद कुछ नहीं बोला। मैं भी डरी हुई थी और जेफ की गाड़ी में बैठी थी। जेफ कुछ नहीं बोल रहा था, मैं हक्की बक्की थी। तो जेफ बोला कि तुम पूछ सकते हो कि मैं ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा हूँ और तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। जैसी ने कुछ नहीं पूछा और जैसी कहने लगी कि मैं तुम्हारी तरफ से नर्वस हूँ और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे पहले से व्यवहार बदल गया है तुम्हारा और अब पागल पागल से लगते हो और कृपया करके तुम ठीक हो जाओ। तभी जेफ हंसने लगा और वह तेज़ तेज़ हंसने लगा। उसकी आवाज़ की आवाज़ बहुत तेज़ हो गई थी। वह मेरे लिए डरावना था, जैसी के लिए बहुत मुश्किल थी कि वह इस डरावने पल को भी झेलती रहे। और सुबह के 4 बजे थे, लेकिन जैसी खुद को कहती रही कि सब नॉर्मल है और बस यह कोई ऐसी ही नॉर्मल हंसी है।
लेकिन उस हंसी का कोई ह्यूमर नहीं था और जेफ बस हंसे जा रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक जेफ चुप हो गया और गाड़ी चलती रही। मैं जेफ की तरफ देखा तो जेफ कुछ फुसफुसा रहा था फ्रांस भाषा में, जिसका पैरा मुझे समझ नहीं आया और कुछ याद भी नहीं है कि वह ऐसा क्या फुसफुसा रहा है। तभी जेफ ने गाड़ी को थोड़ा तेज चलाया और वह हाईवे से जंगल की तरफ मुड़ने लगा। यह थोड़ा सा स्केरी था कि इस समय जेफ कहाँ पर जा रहा है। मैं गाड़ी में चुपचाप बैठी रही। जेफ तब भी कुछ नहीं बोला और बोला कि तुम डरो मत, यह सब तुम्हारे लिए ही है और तुम अच्छा महसूस करोगी। तभी जेफ ने गाड़ी को एक जंगल की तरफ पहुंचा दिया। तो जेफ ने एक गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाई। तो जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, वहाँ पे एक शोवल जिससे गड्ढा खोदते हैं वो पड़ा है और एक कब्र बनी हुई है। मैं वह देखकर डर गई और सामने गाड़ी की हेडलाइट जली हुई है जहाँ पर पेड़ पौधे दिख रहे हैं और कुछ जंगल जहाँ पर मैं कभी नहीं गई थी कि यह सब क्या है। और सडनली मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ ब्लर ब्लर हो गया है और मुझे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, क्योंकि किसी ने मेरे सर पर इतनी तेज़ कुछ चीज़ मारी कि उससे मैं तुरंत ही बेहोश हो गई और इतनी दर्द मैं सहन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। और यह बहुत तेज़ चोट थी जिसने भी मेरे सर पर मारी थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद मैं वहीं पर बेहोश हो गई। तो जब मैं थोड़ी टाइम बाद होश में आई तो मेरी लेग्स एकदम से अकड़ी हुई थी और मुझे महसूस हो रहा था कि कोई टांगों से पकड़कर मुझे खींचे जा रहा है। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि जो जेफ है वह मुझे टांगों से पकड़कर और वह कब्र की तरफ खींच कर ले जा रहा है और वह कुछ फुसफुसा रहा है। मैं बहुत चिल्ला रही थी कि यह क्या हुआ अचानक से। तभी मैंने जेफ दूसरी टांग से जेफ को खींच किया और मेरी टांग छूटी। तभी जेफ ने मुझे फिर दोबारा से चोटी से बालों से पकड़ा और वह मुझे कब्र की तरफ खींचने लगा और वह बोल रहा था कि यह तुम्हारा सौभाग्य है कि रॉबर्टो ने तुम्हें चुना है और वह तुम्हारी बलि देना चाहता है और मुझे तुम्हारी बलि देनी होगी और तुम यहाँ पर एक सौभाग्य पाओगी और तुम्हें एक नई ज़िंदगी मिलेगी और तुम एक नया परिवार पाओगी और तुम्हें कब बहुत खाना मिलेगा और कभी तुम्हें पेन नहीं होगा और रॉबर्टो ने तुम्हें चूज़ किया है। डोंट डू हार्टर, इसे कठिन मत बनाओ। तभी अचानक मैं फिर जोर लगाने लगी। तभी मेरी ब्रोकन इसका मतलब था कि जेफ ने मुझे इतनी दबाकर जो शोल था वह मारा कि मेरी टांगों की एकदम से हड्डियाँ टूट गई और अब मैं चल नहीं सकती थी। अब मैं बहुत ज़्यादा दुख में थी और यह पेन इतना था कि मैं रो भी नहीं पा रही थी और बस मैं चुप हो गई थी। मेरी आवाज़ भी अब नहीं आ रही थी और मैं हिलना भी मुश्किल हो रहा था। अब मैं अपने आप को खींच भी नहीं सकती थी। तभी जो जेफ था वह उसने मुझे छोड़ा और वह वापस से कार की तरफ जाने लगा और वह वहाँ से रॉबर्टो को एक मरे हुए रकून को उठाकर लेकर आया और उसने मेरे सर के पास उसको रख दिया और वह नीचे झुककर कुछ फुसफुसाने लगा और वह कहने लगा यह तुम्हारे लिए एक ग्रेट ऑनर है और यह तुम्हारी बहुत शेम की बात है कि रकून ने तुम्हें चूज़ किया है और रॉबर्टो तुम्हारी बलि चाहता है और तुम चिंता मत करो, इससे तुम्हारी एक नई ज़िंदगी बनेगी और तुम सब कुछ जो पीछे का था वह भूल जाओगी। जेफ, मैंने क्या किया है? मैं यह कहने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जेफ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी अचानक से मुझे एक और आवाज़ वहाँ पर सुनाई दी। वह आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह आवाज़ किसकी है। लेकिन तभी उसके बाद एक बंदूक की फायर की आवाज़ आई। तो मैंने जैसे ही सर घुमाकर देखा कि यह फायर किसने किया तो वहाँ पर हैंक खड़ा था, वह पूरा आदमी जो बाहर में मिला था और वह अचानक वह दर्जनों कुत्तों के साथ था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े कुत्ते थे और मैं समझ नहीं पाती यह डॉग्स कहाँ से आए हैं। और जेफ अचानक से ही वह भी फ्रांस भाषा में कुछ फुसफुसाने लगा और वह जो फ्रांस भाषा में मुझे समझ आया वह उस जेफ को कह रहा था कि तुम नरक के कट्टर दुश्मन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर जो हैंक ने जैसे तैसे कहा क्या तुम कार को ड्राइव कर सकती हो। तो मैंने कहा कि मैं हार्डली बोल पा रही थी कि मैं कार को ड्राइव नहीं कर पाऊँगी और मुझसे यह नहीं होगा, मेरी हड्डियाँ टूट गई है। हैंक ने तभी चुप रहा और फिर बोला कि तुम्हें यह करना होगा, तुम्हारे पास यही चांस है।
और तुम बस अगर बचना चाहती हो तो तुम्हें गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी। और तभी हैंक के पास से एक डॉग मेरे पास आया और वह अचानक मेरे पास आकर खड़ा हो गया और वह मेरी बाँह को अपने दांतों में चबा हल्का सा दाब कर जो मेरी बाँह है अपनी गर्दन पर रखने लगा। तो मैं समझ गई कि मुझे इसकी गर्दन को पकड़ना होगा और फिर मैंने उसके डॉग की गर्दन को पकड़ लिया और डॉग मुझे खींचने ले जाने लगा और वह गाड़ी तक मुझे ले गया। तभी मैं बड़ी मुश्किलों से अपने आर्म्स और अपनी टांगों को और अपने सभी शरीर को छोटा करते हुए गाड़ी में बैठ गई और यह थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं ऐसा करके गाड़ी तक बैठ गई। तभी हैंक ने अपनी शॉटगन निकाली और जेफ के जो हाथ में आता था उस पर वह गन रख ली। तब देख कर लग रहा था कि हैंक एक ट्रेंड बंदूकिया था। और फिर जैक हैंक को कहने लगा कि तुम क्या कर रहे हो। तभी हैंक ने मेरे पास आया और गाड़ी को, और वह जेफ के माथे पर गन लगाए हुए था और वह मुझसे बोला क्या तुम गाड़ी को ड्राइव कर सकती हो। और वह कुछ फ्रांस भाषा में फुसफुसा भी रहा था। और बाकी जो उसके पास सभी डॉग्स थे वह उस जेफ को और उस मरे हुए रकून को घेरे हुए खड़े हुए थे। और हैंक कार की तरफ आते हुए शॉटगन बैरल को जेफ की हेड के लेवल पर रखते हुए उसने विंडो पर नॉक किया। तभी मैंने विंडो का जो शीशा था वो डाउन किया। तो हैंक ने मुझसे कहा कि तुम्हें ड्राइव करनी होगी। मैंने कहा कि मैं यह ड्राइव नहीं कर सकती। हैंक ने कहा तुम्हारे पास अब कोई चॉइस नहीं है बच्ची, क्योंकि मुझे यह बिजनेस ख़त्म करना है जो यह चला हुआ है और तुम यहाँ नहीं रह सकती इसे देखने के लिए। मैंने जेफ की तरफ देखा तो उसने साथ करने का कुछ नहीं कहा और उसने कहा तुम इसके साथ क्या करने वाले हो, मैंने पूछा। तो हैंक तब भी चुप रहा और कुछ नहीं बोला। फिर उसने हैंक ने मुझे देखा और अपने दांतों को बीचा और अपने शोल्डर को इशारा करते हुए जैसे मुझे कोई डायरेक्शन बताई हो कि तुम यहाँ से जिस दिशा से आई थी उस दिशा से वापस जाना और फिर मेन रोड पर चलते रहना और फिर जब तक तुम्हें एक पार्किंग वे साउथ का सिग्नल ना दिखे तब तक रोड से नीचे नहीं उतरना और फिर उसके बाद तुम अपने टाउन कस्बे में पहुंच जाओगी और फिर बाद में मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। मैंने हैंक से पूछा कि तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। तो हैंक उसने बोला गुड बाय जेसिका, अब तुम जाओ। तो अब मैं अपनी ब्रोकन टांगों से कार को किसी तरह चलाने लगी। यह बहुत ही दर्दनाक था क्योंकि मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे हाथ पैरों में चोट थी और मैं रोए जा रही थी और सारे रास्ते मैं रोते रोते किसी तरह अपनी पार्किंग तक पहुंच गई। वहाँ पर मैंने गाड़ी को खड़ा किया लेकिन मैं गाड़ी से बाहर नहीं आई और मैं वहीं पर कुछ समय तक आंखें खोल कर लेटी रही और फिर वहाँ बैठ रही और मैं सोचती रही क्या हैंक ने जेफ को मार दिया होगा और वह फ्रांस भाषा हैंक कैसे जानता था। क्या वह सब पहले से ही जानता था कि कुछ गड़बड़ है। और रोबर्टो का क्या वो सच में कोई सुपरनैचुरल पावर थी, क्या वह कोई सच में जादुई ताकत थी। अगले दिन हैंक मेरे घर आया और उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी, जैसे जो काम करना वह चाहता था वह उसने कर दिया हो। मैंने हैंक से पूछा कि जेफ कहाँ है। तो फिर हैंक का जवाब था कि वह अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन मैंने पूछा कि उसके साथ क्या किया। हैंक ने अपना सिर हिलाया। कुछ चीज़ें जो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस उसे जानने दो। लेकिन मैं एक बात कह दूँ कि रोबर्टो का शराब अब टूट गया है। तो मैंने सोचा कि क्या रोबर्टो एक शराब था। मैं इस एरिया में बहुत समय से हूँ, हैंक ने कहा। मैंने पहले भी ऐसी चीज़ें देखी हैं। ओल्ड फ्रेंच लोग जो यहाँ आए थे और उनकी काली जादुई शक्तियाँ। कभी कभी वह मरे हुए जानवरों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनके अंदर वास कर जाते हैं। और वह डार्क प्रैक्टिसेस हैं जो काली शक्तियाँ हैं जो किसी भी मरे हुए जीव जंतु को अपने वश में कर लेती है। वह इस तरह के पावर्स की बात कर रहा था। नहीं हूँ अगर वे किसी ऐसी दुर्घटना में मरे हों जिनमें वॉयलेंट था या फिर कुछ भी लड़ाई झगड़ा था, तो क्या रोबर्टो वाकई एक ऐसी आत्मा थी। फिर जेफ वॉसेल और जेफ का क्या हुआ। तो हैंक बोला कि जेफ एक उसकी मरी हुई आत्मा की आवाज़ थी जो उसके अंदर अब जेफ में वह बोलती थी और वह रहती एक मरे हुए रकून में थी। लेकिन अब वह सब खत्म हो गया। हैंक ने मुझे बताया कि अब फिशरी बार है जो वह भी परमानेंटली बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी को शहर ने कब्जा कर लिया है और वह अब शहर के दायरे में आ गई है। सिंपली अब सब कुछ गायब हो गया है
और जेफ तो ऐसे गायब हुआ कि जैसे वह एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जो है जैस को नहीं मिले। और जैसिका अभी भी सोचती है कि हैंक कैसे जानता था कि मैं डेंजर में हूँ, वह उसे एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट लोकेशन पर कैसे पहुँचा। दूसरा सवाल, उसके पास 12 कुत्ते कैसे आए जो कैसे समझते थे उसकी सारी कमांड और प्री प्लान था, सब कुछ ऐसा लगता था। रोबर्टो कहाँ से आया था, वह क्या पहले से ही श्रापित था या जेफ के वो पागलपन ने उसे ऐसा बना दिया था। हैंक ने जेफ के साथ एग्जैक्टली क्या किया होगा, क्या वह उसे मार दिया होगा या फिर कुछ और हुआ होगा। क्या यह सब सच में था या मैंने कोई साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन एक्सपीरियंस किया था। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि कभी कभी रात को जब मैं अकेली होती हूँ मुझे लगता है कि कोई फ्रांसीसी भाषा में कुछ फुसफुसा रहा है बहुत ही दूर से। ऐसा लगता है कि आवाज़ बहुत ही जानी पहचानी है। और कभी कभी अपनी प्रिफल वर्जन में मुझे लगता है कि स्मॉल डार्क सेफ दिख सकती है, एक सेफ जो पल भर के लिए टेल लंबी हो जाती है फिर छोटी हो जाती है। दोस्तों मैं आपको यह कहानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए। आपको अगर कोई मरा हुआ जानवर दिखे, स्पेशली अगर वह कहीं पर बहुत ही अच्छी अवस्था में रखा गया हो, वह प्रिजर्व्ड हो, तो उससे दूर रहना चाहिए और उसके पास नहीं जाना कुछ चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो डेथ के बाद भी रह जाती हैं, कुछ स्पिरिट्स हैं जो फिजिकली फॉर्म में ट्रैप्ड रह जाती हैं, और कुछ लोग हैं जो इन डार्क फोर्सेस को इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और वह उन्हें जगा देते हैं। मैं आज भी नहीं जानती कि उस रात जंगल में क्या हुआ था, मैं नहीं जानती कि हैंक कौन था और वह कैसे जानता था कि क्या करना है और उसने वह सब कैसे किया। लेकिन मैं यह जानती हूँ कि रोबर्टो जो एक रकून था, कोई एक आम मरा हुआ एनिमल नहीं था, वह कुछ एविल या फिर कोई आवाज़ थी, कुछ ऐसा जो वर्ल्ड में बिलोंग नहीं करता। इस वर्ल्ड में बहुत ही नामुमकिन है उस चीज़ को देखना। और अगर आप कभी भी ऐसे आसपास स्ट्रेंज या फ्रांसिस में कुछ इस फुसफुसाता सुने, अगर आप मरे हुए एनिमल से बात करने लगे या अगर आप लगातार कोई लंबी आत्मा या कुछ देखने लगे तो भाग जाइए वहाँ से, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करिए, क्योंकि अभी भी आपको देख रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यह वीडियो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के तैयार रहना, मैं आपके लिए एक और कहानी ऐसी ही लेकर आऊँगा।